तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करी जाएगी आपकी संपूर्ण हिंदी की पेडागोजी के बारे में। देखिए, जो आपके एग्जाम में अंदर आती है आपकी संपूर्ण हिंदी की जो पेडागोजी आती है वो आती है पूरे के पूरे आपके 15 नंबर की आती है। ठीक है, और ये 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है आपकी पूरी आसान आती है। आज की वीडियो के अंदर जो आपकी पेडागोजी आती है उसके जो जो आपके टॉपिक आते हैं उनको आज मैं आपको कवर कराऊंगा, और उन टॉपिक को कवर कराने के साथ साथ में उनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको साथ के साथ प्रैक्टिस में आपको कराता चला जाऊंगा। आप लोग जब आज पूरी वीडियो को देख लोगे और पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को फील हो जाएगा कि वाकई में जो हिंदी आपके एग्जाम में पूछी गई है, चाहे वो आपके ऑनलाइन भी पूछी गई है, वो आपको आसानी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज मिलकर खत्म करते हैं आपकी संपूर्ण हिंदी पेडागोजी को, और उसके साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना के आप लोग कर देना। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भाषा के बारे में। बात करते हैं जी, मैं ठीक हूं, आई होप सब ठीक होंगे। हाँ जी, हाँ, भगवान का तो सहारा है जी। ठीक है, हाँ, खांसी नहीं होगी, ठीक, अभी खांसी लंबे टाइम तक चलेगी, लेकिन आपकी क्लास प्रॉपर चलेगी। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। अब देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे भाषा से भर भर के आएंगे, क्योंकि भाषा ही आपके एग्जाम में आनी है। अब भाषा से संबंधित जो जो पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण थे वो सब मैं लेकर आया हूं। ये आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके पैटर्न पर आधारित है। कुछ मैंने आपके बुक से संबंधित जो पॉइंट है वहां से लिए है, कुछ आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वहां सर आपके लिए। एक एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, किसी भी पॉइंट को आप लोग मिस मत कर देना। ठीक है, एक भी पॉइंट को मिस करा तो समझो आपका एक क्वेश्चन मिस हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा वो आपका भाषा से पूछा जाएगा। अब एक एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं भाषा की, तो पहला पॉइंट ये आता है कि भाषा क्या होती है। तो देखिए, भाषा से हम लोग क्या काम करते हैं? भाषा से हम लोग करते हैं कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाई, भाषा से ही तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप लोग भाषा के माध्यम से मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो भाषा क्या होती है? भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होती है। ठीक है भाई, मैं बोल कर ही तो अपने विचारों को प्रदान कर रहा हूं आप लोगों के सामने। उसके अलावा जो भाषा होती है वो यादृच्छिक होती है। अब आपके सीटेट के एग्जाम में ये वर्ड आ गया, यादृच्छिक होती है। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए, क्या यादृच्छिक क्या होता है? तो यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, यादृच्छिक का क्या मतलब होता है? स्वतंत्र होता है, कि भाषा स्वतंत्र होती है, कि भाषा को कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी प्रकार से भाषा का यूज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए भाषा को स्वतंत्र माना गया, यादृच्छिक माना गया। तो ऐसे वर्ड को जो इस बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, बड़े डिफिकल्ट वर्ड दे दिए, लेकिन जब आप लोग आज की पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको डिफिकल्ट वर्ड की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो भाषा क्या होती है? यादृच्छिक होती है, स्वतंत्र होती है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके अलावा भाषा के माध्यम से भी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, हम अपने विचारों का क्या काम करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? उसके बाद भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और चिंतन भी करते हैं। ये पॉइंट आपके एग्जाम में आया। भाई, भाषा का और चिंतन का क्या संबंध होता है? बड़ा गहरा संबंध होता है, पॉजिटिव संबंध होता है। अब आप लोग ये बताइए, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, तो भाषा का प्रयोग करते हुए मेरे माइंड के अंदर क्या चल रहा है? चिंतन चल रहा है। क्या बिना चिंतन करे मैं कुछ भी आपको बोल सकता हूं? अगर मेरे माइंड के अंदर चिंतन सही नहीं चल रहा तो भाषा के सही शब्दों का यूज हो पाएगा? ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो चिंतन और भाषा का जो क्या होता है, बड़ा गहरा संबंध देखने को मिलता है। चिंतन क्या होती है? चिंतन मैंने क्या बताया था आपको, जब भी समस्या आती है आदमी के पास, व्यक्ति के सामने जब भी समस्या आती है तो उसके सामने चिंतन होना स्टार्ट हो जाता है, और आदमी जो चिंतन करता है वो हमेशा अपनी भाषा के में करता है। अब आपके सामने मैंने कह दिया कि भाई, जो सीटेट का एग्जाम है उसको आप लोग कैसे पास करोगे, तो आपके सामने समस्या आई, समस्या के बाद आपने अपना चिंतन करना स्टार्ट करा। तो चिंतन आप लोग किसके अंदर करोगे? चिंतन आप लोग अपनी भाषा के अंदर करोगे, अपनी भाषा के माध्यम से करोगे। अरे यार, सचिन सर की डेली 8 बजे क्लास देखेंगे, इनके नोट्स को निचोड़ कर पढ़ जाएंगे, और ठीक है, इस तरीके से ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे। तो आप लोग समझे, जो चिंतन होती है और भाषा होती है उसका बड़ा गहरा संबंध देखने को मिलता है। अगर मैं चिंतन ना करूं और सिर्फ भाषा का प्रयोग करता जाऊं और मेरे सही शब्द ना निकले, मैं बोल दूं डेली गधों की तरह 8 बजे आ जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो चिंतन में कर कुछ रहा हूं और भाषा मेरी कुछ और प्रयोग कर रही है, तो 10 गालियां मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दोगे। ठीक है, तो समझ रहे हो, भाषा और चिंतन का गहरा संबंध होता है, बड़ा पॉजिटिव संबंध होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ? अगला पॉइंट आपका कि भाषा अस्थिर होती है। अब एग्जामिनर भाई साहब बहुत चालू था, उसने एग्जाम में दे दिया कि भाषा स्थिर होती है।
अब आप लोग मुझे बताइए, क्या भाषा स्थिर होती है? नहीं, भाषा अस्थिर होती है, यानी कि भाषा में चेंज होता रहता है। आप लोग हर 10 किलोमीटर दूर जगह चले जाओ, 20 किलोमीटर दूर जगह आपकी बदलती रहेगी, आपको भाषा में भी क्या देखने को मिलता रहेगा? बदलाव देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, हर जगह पर आपको 10-20 किलोमीटर दूर जगह जाओगे, बदलाव देखने को आपको मिलता रहेगा। या फिर आप लोग प्राचीन टाइम से देखोगे और अभी तक मैं आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आपको जो भाषा का जो प्रारूप है, ठीक है, वो आपको बदलता हुआ, आपको दिखता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो भाषा को हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाषा जो स्थिर होती है। भाषा क्या होती है? अस्थिर होती है। भाषा में चेंज देखने को मिलता रहता है। यहां पर एग्जामिनर ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया था, उसने भाषा को स्थिर माना, जबकि भाषा अस्थिर होती है, भाषा में चेंज देखने को मिलता रहता है। ये बात आप लोग समझ गए। उसके अलावा भाषा अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। अर्जित कैसे? जो भाषा के अंदर जो हमारी मातृभाषा होती है उसको हम अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम अपनी फैमिली से अनुकरण करके अर्जित कर लेते हैं। और उसके अलावा सीखा हुआ व्यवहार भी है। अगर हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है, जैसे इंग्लिश सीखनी है या फिर चाइनीज सीखनी है, कोई भी दूसरी भाषा सीखनी है, तो उसको हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं उसका, तो सीखा हुआ व्यवहार भी है भाषा हमारी जो है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से देख लेना, यही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, उसके अलावा और पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। जो बच्चों के जो स्कूल की जो भाषा होती है और जो घर की भाषा होती है, घर की भाषा कौन सी भाषा होती है? जो घर की मातृभाषा होती है। तो दोनों ही भाषा में, बच्चों के स्कूल की भाषा में और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? समरूपता होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। वरना बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा? घर के अंदर जो उसकी मातृभाषा है वो अलग है और स्कूल वाली भाषा अलग है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाएगा क्लासरूम के अंदर, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, तो वहां पर बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी, बच्चा चुप चुप सा रहना शुरू कर देगा। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चे की स्कूल की भाषा और जो बच्चे की जो मातृभाषा है उसके अंदर गहरा संबंध बनाना चाहिए एक टीचर को। यहां पर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो दोनों ही भाषा के में जो उसकी मातृभाषा होती है और जो उसकी जो स्कूल की भाषा होती है उसमें समरूपता देखने को मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि जो भाषा होती है वो सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, जो कल्चरल एक्सपीरियंस होते हैं उस पर आधारित होती है जो आपकी भाषा होती है। अब देखिए, जो हमारा देश है वो अलग अलग विविधताओं से भरा होता है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। आप लोग भी जितने वीडियो देख रहे हो, अलग अलग भाषाओं के लोग आप लोग भी होंगे। ठीक है, तो अलग अलग जब भाषाओं वाला देश है, अलग अलग धर्मों का लोग है, धर्म के लोगों का जो देश है, तो अलग अलग कल्चर भी हमारे देश के अंदर है। तो जो अलग अलग कल्चर है हमारे देश का, तो उसका प्रभाव भी भाषा पर अलग अलग पड़ेगा। तो इसलिए जो संस्कृति होती है हमारे देश के अंदर, जो अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, उसका प्रभाव भी हर बच्चे की जो भाषा होती है उस पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है, जो संस्कृति होती है उसका प्रभाव हर बच्चे की भाषा पर अलग अलग पड़ता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, अगले और क्या पॉइंट लिखे हुए कि भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश, इसके ऊपर नजर डालो। ये बहुत पॉइंट आता है कि भाषा समृद्ध परिवेश या प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट आता है आपका कि भाषा समृद्ध परिवेश महत्वपूर्ण होता है। कि भाषा सीखने के लिए जो भाषा समृद्ध परिवेश क्या होता है भाई आपका। अब देखिए, आप लोगों ने अपने आसपास में क्या देखा होगा? भाषा समृद्ध परिवेश आपको देखने को मिलेगा। भाषा समृद्ध परिवेश क्या होता है? बड़े बड़े बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे। आजकल पता है कौन से बोर्ड देखने को मिल रहे हैं? अभी आपका इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो नेताओं के बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, यूं हाथ खड़े हुए, जुझारू, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और पता नहीं दुनिया भर की लाइन उनके नीचे लिखे हुए। ठीक है, और आपका नेता नहीं, आपका बेटा आया हो। ठीक है, ईमानदार और छवि योग्य वाले नेता को अपना वोट देकर, कीमती वोट देकर अपने बेटे को विजय बनाइए। तो इस तरीके के बड़े बड़े स्लोगन लिखे होते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके के स्लोगन लिखे होते हैं बोर्ड के ऊपर, या बहुत होर्डिंग्स लगी होती है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा होर्डिंग्स हमारी इंडिया के अंदर लगी होती है जहां तक मेरी नॉलेज है, और भी जगह लगी होती है। ये जो चार्ट्स लगे होते हैं या जो डायरेक्शन वाले जो हमारे यहाँ पर जो डायरेक्शन वाले बोर्ड लगे होते हैं कि दिल्ली 10 किलोमीटर दूर है, या जो एरिया है ये 5 किलोमीटर दूर है, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, तो ये सब क्या है? ये भाषा से समृद्ध परिवेश देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये भाषा से समृद्ध परिवेश है। बच्चा इनसे भी दुनिया भर की चीजें सीखता है। जो बोर्ड पर चीजें लिखी हुई है, जो चार्ट पर चीजें लिखी हुई है, जो वहां पर भी क्या चीज देखने को मिलती है, वहां पर भी भाषा जो है बिखरी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये भाषा से समृद्ध परिवेश आपका। तो ये भी भाषा सीखने के लिए क्या होता है? एक बड़ा महत्वपूर्ण आपका फैक्टर होता है। ये भी आप लोग समझ गए। ठीक है, तो ये जो पोस्टर लगे होते हैं नेताओं को भी, तो वैसे तो काम आते नहीं है नेता किसी के, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा सीखने के लिए थोड़ा बहुत काम आते हैं। नजर पड़ी जाती है कि अरे देखो ये कालू सा कौन खड़ा है, अच्छा उसके नीचे कुछ लाइन लिखी होती है,
जुझारू ईमानदारू कर्तव्यनिष्ठ करके, तो कुछ ना कुछ 2-3 स्लोगन याद हो ही जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए भाषा जो है एक नियम से सीखी जाती है। अगर मैं मातृभाषा को छोड़ दूं तो मातृभाषा तो बच्चा अनौपचारिक रूप से भी सीख लेता है, सॉरी औपचारिक अनौपचारिक दोनों से सीख लेता है। लेकिन अगर मैं दूसरी भाषा को सीखने की बात करूं तो एक नियम से बच्चा सीखता है। अगर मातृभाषा को मैं छोड़ दूं तो भाषा को एक नियम से सीखा जाता है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है और भाषा व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था है, ठीक है। भाषा के माध्यम से हम क्या काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अगर भाषा ही नहीं होगी तो हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर मेरी भाषा ही नहीं होगी तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा भाई आप लोगों को। तो जितनी भी व्यवस्थाएं है उन सब की भी व्यवस्था किसको बताया गया है, भाषा को उन सब की व्यवस्था बताया गया है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। आगे देखते और पॉइंट क्या दिए हुए। अगला दिया हुआ है कि जितनी भी भाषा होती है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जितनी भी XYZ भाषा होती है, तो सभी का अपना क्या होता है, ग्रामर होता है, सभी का अपना व्याकरण होता है, जिसकी हेल्प से उस भाषा को सीखा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके अलावा प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यह जरूरी नहीं है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि हर भाषा की अपनी एक लिपि हो। जैसे अगर बात करूं मैं रोमन लिपि की बात करूं, ठीक है, XYZ कोई भी आप लिपि ले लो, तो रोमन लिपि के अंदर इंग्लिश लिखी जाती है, फ्रेंच लिखी जाती है, जर्मन लिखी जाती है। तो एक लिपि के अंदर कई सारी भाषाएं लिखी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भाषा होती है और जो लिपि होती है इनका कोई भी संबंध नहीं पाया जाता, ठीक है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि हो, यह जरूरी नहीं है, इनका कोई संबंध आपस में नहीं पाया जाता। यह पॉइंट आपका क्लियर हुआ। लिपि क्या होती है, लिखने का तरीका, ठीक है। भाषा को लिखने का तरीका आपका लिपि होती है। तो दोनों में क्या पाया जाता है, संबंध नहीं पाया जाता। ये जरूरी नहीं है कि अपनी भाषा की प्रत्येक लिपि होगी। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। लिपि वाला तो बहुत पूछता है एग्जामिनर आपके एग्जाम में, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपका डाउट ये क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अब देखिए यहां पर बहुत विवाद होता है हमारे देश के अंदर, इस पर बहुत विवाद हुए। बेसिकली यहाँ पर ये इसको जो होता है कानून है, इसको लाया भी गया। लेकिन जो हमारे साउथ के जो स्टेट है, दक्षिण भारत के राज्य है, वहां पर विवाद हुआ, काफी लोगों की इसके अंदर मौत भी हुई, ठीक है। तो ये बेसिकली कानून तब का दबा ही हुआ है, ठीक है। और ये कभी मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं, क्योंकि बेसिकली जब भारत अलग अलग विविधताओं वाला जो भाषाओं वाला जब राज्य है, तो किसी एक भाषा को मान्यता देना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो प्रायोरिटी जो दी जाती है वो हमेशा मातृभाषा को दी जाती है। भाई जिस प्रदेश की जो भी भाषा है, जो मातृभाषा है, उसको महत्व दिया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो हिंदी भाषा है वो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, वो कभी भी राष्ट्रभाषा आपकी नहीं है। ना ये पहले बनी थी और ना आज की डेट के अंदर है। कुछ लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन होती है। जैसे अजय देवगन को हो गई थी, अजय देवगन ने ट्विटर पे लिख दिया कि जो साउथ के जो एक सुपरस्टार है किच्ची साहब है, कि किच्ची साहब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब अजय देवगन को पता ही नहीं भाई साहब कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ही नहीं, हिंदी सिर्फ हमारी राज्य भाषा है। और ये क्वेश्चन आपके जो हिंदी पिछला सीटेट हुआ उसमें भर भर के क्वेश्चन आया। तो आप लोग समझ गए, हिंदी सिर्फ हमारी राजभाषा है, ना कि हमारी राष्ट्रभाषा है। बताओ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक। तो यहां तक ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। उसके अलावा जो हमारी जो भाषा होती है, ठीक, कोई भी हमारी भाषा हो, तो जो हमारी भाषा होती है वो आपकी सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, वो सभी विषय के क्लासरूम में पाई जाती है। भाई अगर कोई बच्चा मैथ्स पढ़ेगा तो वहां पर आपको भाषा देखने को मिलेगी, कोई बच्चा सोशल साइंस पढ़ेगा वहां पर आपको भाषा देखने को मिलेगी। क्या बिना भाषा के किसी सब्जेक्ट को पढ़ा या पढ़ाया जा सकता है? नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए सभी क्लासरूम में आपको भाषा देखने को मिलेगी, ठीक है, वहां पर भाषा की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि सभी भाषाओं के सभी सब्जेक्ट के केंद्र में किसको माना गया है? तो सभी सब्जेक्ट के सभी विषयों के केंद्र में किसको माना गया है? भाषा को सभी सब्जेक्ट के केंद्र में माना गया है। यह बात आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपके भाषा से संबंधित है। अभी ये खत्म नहीं हुए, अभी देखते जाइए आप लोग। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपके जो पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए, हालांकि आज से पहले नहीं पूछे जाते थे, बट पिछली बार भर भर के आपके पूछे गए। पॉइंट आपका दिया हुआ है कि जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं दी हुई है। अब ये 22 की 22 भाषाएं आपको याद करनी है। इसके अंदर से किसी एक भी भाषा को मत छोड़ देना, क्योंकि पिछली बार एग्जामिनर ने दे दिया कि बतिया निम्नलिखित में से कौन सी 22वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। अगर आपको 22 भाषा याद है तो आप लोग आंसर लगा दोगे। तो उसमें बोडो पूछ लिया था, ठीक है, तो बोडो सही आंसर था। तो 22 की 22 याद कर लेना, बड़ा आसान है 22 भाषा याद करने का। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी,
मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषा है जो हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर है, और ये 22 की 22 आपको याद करनी है। जैसे पिछली बार आपको बोडो दे दिया था, इस बार आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो ये 22 भाषा हो गई जो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा कुछ हमारी शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। तो शास्त्रीय भाषा जिनके ऊपर एक बार आप नजर डाल लीजिए, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और आपकी उड़िया, ठीक। तो यहां तक आपकी भाषाओं के बारे में जो जो पॉइंट थे वो मैंने यहां पर आपके क्लियर कर दिए। अब जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप लोग उठाओगे और भाषाओं से संबंधित जो आपका क्वेश्चन आएगा वो लगभग आपका यहां से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट हुए आपके भाषाओं से संबंधित। अब क्वेश्चन आंसर यहां पर आपके प्रैक्टिस कराता हूं और आंसर देना आप लोग अब खुद से, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। क्वेश्चन आपको नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी आप लोगों को नेगेटिव देना है। तो देखते हैं भाई नेगेटिव आंसर। सॉरी, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। मैंने क्या बताया, क्या प्रत्येक भाषा की लिपि होती है? क्या भाषा और लिपि के अंदर संबंध पाया जाता है? नहीं पाया जाता। तो प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, ये पॉइंट तो गलत है, ठीक है, यानी नेगेटिव है। तो नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी। और भाषा प्राथमिक रूप से क्या होती है? मौखिक होती है, ये बात भी मैंने आपको शुरुआत में बता दी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर आपका यहां पर गलत है कि प्रत्येक भाषा के लिए लिपि होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। इसका थोड़ा तेज कर दे, गर्मी लग रही है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, जिसको मैं आपको शुरू से ही कह रहा था कि ये 22 भाषाओं को आप लोग याद कर लेना कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी इसमें से 22 भाषाओं में शामिल है। तो देखिए सीधा आंसर लगा देना, टाइम आपका बच जाएगा। बोडो इसके अंदर 22 में से, बोडो आपकी 22 भाषाओं में आपकी शामिल है बोडो, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाषाओं से संबंधित आई होप आपके सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर नजर डालिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा से क्या अभिप्राय है? बताइए आप लोग, क्या भाषा विज्ञान की व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं। भाषा जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे विज्ञान हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, सभी की व्यवस्थाएं होती है, बल्कि व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होती है जो भाषा होती है, ठीक है। देखो दूसरे ऑप्शन यार बिल्कुल आ गया, जिस बात के लिए मैं अभी कह रहा था कि भाषा व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होती है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। भाषा विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था होती है? बिल्कुल नहीं। भाषा अक्षर और ध्वनियां होती है? नहीं। भाषा का तो खुद का अपना एक व्याकरण होता है, तो खुद का जब व्याकरण होता है तो व्याकरण का सिर्फ आपके 2 पार्ट अक्षर और ध्वनियां होती है, ये तो एक छोटा सा पहलू हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड आंसर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? यह भाषा से ही संबंधित आपका क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आपको एक कथन दिया हुआ है, इसको कथन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। कथन आपको दिया हुआ है कि ए और बी पर विचार करते हैं भाई विचार, कि भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। देखो आगे ना भाषा और चिंतन का संबंध, मैंने क्या कहा था, दोनों का कैसा संबंध होता है? दोनों का बड़ा पॉजिटिव संबंध होता है, भाषा और चिंतन का जो संबंध होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाषा चिंतन प्रक्रिया से कैसे होती है? जुड़ी रहती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला बिल्कुल आपका ये जो कथन है आपका सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि जो भाषा होती है और संभाषण की जो संरचना होती है, जो कम्युनिकेट करने की संरचना होती है, जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मैं बोलता जा रहा हूं, ठीक है। तो कम्युनिकेट करने की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद भी करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, भाषा के माध्यम से तो हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो संभाषण की संरचना करने में और संभाषण कार्यों का प्रैक्टिस करने में मदद कौन करती है? भाषा करती है। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? कथन आपका सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों ही सही है। तो क्या है आपके दोनों सही? ए और बी दोनों सही है। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका सही हो गया। अगला एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका पिछली हिंदी वाली क्लास में भी आया था, दोबारा आपका रिपीट हो गया आज आपका, ठीक। आज आपका हिंदी को निपटाएंगे बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी क्या दोगे? आंसर भी आपको नेगेटिव देना है। तो पहला ऑप्शन इसने दे दिया कि भाषा यादृच्छिक है। तो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र। यादृच्छिक का क्या मतलब होता है? स्वतंत्र होता है। तो भाषा स्वतंत्र है, होती है स्वतंत्र या नहीं होती है? अरे बताओ गधो, कुछ तो कमेंट बॉक्स में दो। वैसे आज लो चैट नहीं दिख रही है, बहुत कम चैट दिख रही है।
भाषा स्वतंत्र होती है, ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। कोई आदमी कहीं पर भी किसी भी हाल में भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो ये वाली बात क्या है, ये वाली बात बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। क्या भाषा स्थिर है? शुरुआत में मैंने बताई थी, बताओ भाषा स्थिर है? बिल्कुल गलत। भाषा क्या होती है? भाषा अस्थिर होती है। क्या होती है? भाषा अस्थिर होती है। भाषा में क्या होता है? बदलाव होता रहता है, ठीक है। हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आपको भाषा बदलती हुई मिलेगी। हर 10 साल 20 साल बाद 20 साल के बाद आपको भाषा में बदलाव देखने को मिलता रहेगा। तो भाषा क्या होती है? अस्थिर होती है, इसके अंदर बदलाव देखने को मिलता रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है, यह बात शुरुआत में मैंने आपको बता दी कि कल्चरल जो एक्सपीरियंस होता है, सांस्कृतिक अनुभव रहते हैं, उस पर बिल्कुल आधारित होती है आपकी जो भाषा रहती है। भाषा एक अर्जित और आपका सीखा हुआ व्यवहार भी होती है, यह बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी। जैसे जो मातृभाषा होती है उसको हम अर्जित करते हैं, और जो सीखा हुआ व्यवहार कौन सा होता है? भाषा अधिगम होती है, जिसको दूसरी भाषा हम कहते हैं, ठीक है। तो यह भी आपका भाषा होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? नेगेटिव क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछा है। तो आप लोग देख रहे हो, जब मैंने आपको शुरुआत में भाषा से संबंधित जितने पॉइंट बताए ना, क्वेश्चन आपको कितने हल्के यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है। अरे वाह, अब आइए चैट अच्छा हाँ, 65 से अब सीधे 30,000 लाइव आ गए। इतनी भारी संख्या में बढ़ोतरी अब आप लोगों की हुई है, सीधे 30,000 आ गए, ठीक। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 65 से सीधे 30,000 लाइव हो गए अब आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताओ, अगर आपको एक भाषा सीखनी है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? क्या एक भाषा का शिक्षक, भाई बिना भाषा के शिक्षक के किसी भाषा को सीखना पॉसिबल है? बताओ, सीख पाओगे कि ना किसी भाषा के शिक्षक को? अरे गधे, सीख लोगे, ठीक है। अपनी मातृभाषा को नहीं सीख गए, क्या किसी टीचर की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, बिना मातृभाषा के सीख गए, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी भाषा को जरूरत पड़ेगी, अगर भाषा अधिगम होगा, तब टीचर की जरूरत पड़ेगी आपको। कंफ्यूज मत हुआ करो क्वेश्चनों के बीच में, थोड़ा समझा करो। अगर चीजें रटोगे तो फंस जाओगे, अगर चीजें समझकर करोगे ऑप्शन को, ठीक है, जितना दिमाग लगाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी पेपर में। पाठ्य पुस्तक की जरूरत पड़ेगी भाषा सीखने के लिए, अगर भाषा का अर्जन करोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, भाषा का अधिगम करोगे तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यह भी आपका गलत हो गया। आकलन की जटिलता की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, भाषा का समृद्ध परिवेश होना चाहिए, ठीक है। भाषा का समृद्ध परिवेश कैसे? मैंने जैसे भाषा से समृद्ध परिवेश, जैसे आपके जो बोर्ड हो गए, चार्ट हो गए, होर्डिंग्स हो गए, आपके घर में भाषा से संबंधित आपका कोई किसी का व्यवसाय ऐसा हो गया, किसी की जॉब ऐसी हो गई, जो मतलब कोई कवि हो गया, पत्रकार हो गया, इस तरीके का आपको परिवेश हो आपके घर के अंदर, तो भाषा से संबंधित जो जो संसाधन आपको मिल जाए, ऐसा परिवेश मिलना चाहिए। वो भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण रोल आपको निभाता है, उसको बच्चा बहुत स्पीड से सीखता है। तो आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका भाषा और भाषा से संबंधित सभी पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आई थिंक अब बढ़ते हैं आपके दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो होता है आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, दो टर्म आपकी आती है, एक होता है आपका भाषा अर्जन, एक होता है आपका भाषा अधिगम। एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपकी दूसरी लैंग्वेज भी है, मान लीजिए हिंदी के अलावा आपकी संस्कृत है, इंग्लिश है, या XYZ कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यही सेम टॉपिक आपके दूसरी लैंग्वेज में भी आने हैं, तो ध्यान से देख लेना आज की पूरी वीडियो, आपकी दूसरी लैंग्वेज भी साथ के साथ कवर होती चली जाएगी। बस यही चीज आपको वहां पर दूसरी लैंग्वेज में दी होगी, ठीक। अब देखिए, एक होती है भाषा अर्जन, एक होती है आपकी भाषा अधिगम। दोनों के ऊपर एक एक करके नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं भाषा अर्जन के बारे में बात करते हैं। भाषा अर्जन होती है जब हम किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखते हैं, किसी नेचुरल प्रोसेस के रूप से सीखते हैं, वो होती है भाषा अर्जन होती है, ठीक है। जैसे हमारी मातृभाषा क्या कौन सी होती है? जैसे हमारी मातृभाषा, हम अपनी मातृभाषा को प्राकृतिक रूप से सीख गए। अब एक बार बताओ, जब हम छोटे बच्चे थे या हमारे घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, क्या इस भाषा को हमें किसी ने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। जैसे मैं हिंदी बोलता हूं, आप लोग हिंदी बोलते हो, हम अपने आप सीख गए। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने जो हमारे परिवार के अंदर ये वाली भाषा बोली जाती थी, तो इसका हमने अनुकरण करना शुरू करा। क्या काम करना शुरू करा? इसका अनुकरण करना शुरू करा। और अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, ठीक है। तो अपने परिवार के अंदर हमारी ये भाषा बोली जाती थी, तो इसका अनुकरण करके, इसको नकल करके हम इस वाली भाषा को सीख गए। और जैसे जैसे हमारे परिवार के अंदर भाषा बोली जाती थी, कोई बोलता था बेटा आप ये काम करो, तो हमने
आपने भी बेटा आप करके बोलना शुरू कर दिया, कोई तू करके बोलता था तो कोई तू करके बोलना शुरू कर दिया। तो जैसे परिवार के अंदर भाषा बोली जाती थी उसको अनुकरण के माध्यम से, कॉपी करके, इमिटेट के माध्यम से हम इस वाली भाषा को सीख गए। तो जो हमारी मातृभाषा होती है, ठीक है, जो हमारी मातृभाषा होती है वो होती है हमारी भाषा अर्जन होती है, जिसको हम प्राकृतिक रूप से सीख जाते हैं, ठीक है, जिसको हम प्राकृतिक रूप से सीखी जाती है, जो होती है आपकी अनौपचारिक रूप से, ठीक, जो होती है आपकी अनौपचारिक रूप से। ये होती है आपकी सहज और स्वाभाविक होती है, इसमें किसी के लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ये बच्चा अपने आप ही सीख जाता है, ठीक है। सहज और स्वाभाविक होती है और सरल भी होती है, ठीक है, एक वर्ड और लिखो, सहज, स्वाभाविक और सरल होती है, इसमें ज्यादा प्रेशर दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अपने आप ही सीख जाता है। क्या किसी को मेहनत लगी इसमें अपनी मातृभाषा सीखने में? आप में से किसी को मेहनत नहीं लगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से अपने आप ही सीख लेता है बच्चा, जो उसकी मातृभाषा होती है, तो वो होती है आपकी भाषा अर्जन होती है। अच्छा, अगर आपको दूसरी भाषा सीखनी है, भाई आपने अपनी मातृभाषा हिंदी सीख ली, लेकिन अगर आपको अब दूसरी भाषा सीखनी है, मान लो आपको दूसरी भाषा इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, अगर आपको दूसरी भाषा इंग्लिश सीखनी है, तो दूसरी भाषा को सीखने के लिए अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी? दूसरी भाषा को सीखने के लिए अब आपको संसाधनों के रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? अब आपको संसाधनों की रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब आपको क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? अब आपको एक भाषा के टीचर की जरूरत पड़ेगी। किसकी? भाषा के टीचर की जरूरत पड़ेगी। अब आपको भाषा की बुक की जरूरत पड़ेगी। अब भाषा के रूल्स की जरूरत पड़ेगी, ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब किसी भाषा को सीखने के लिए, दूसरी भाषा को सीखने के लिए आपको संसाधनों की जरूरत पड़े, तो वो होती है आपकी भाषा अधिगम होती है, ठीक है। तो वो कौन सी होती है? आपकी भाषा अधिगम होती है। इसलिए इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा और ये आपकी थोड़ी जटिलपूर्ण होती है, थोड़ी कठिन तरीके से आपकी सीखी जाती है। अब इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी तो थोड़ा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ये अपने आप ही आप लोग सीख लोगे। बताओ, अपने आप सीख जाओगे? नहीं सीख पाओगे, ठीक है। थोड़े बहुत तो तोते उड़ेंगे ना आप लोगों के, तो ये इसमें थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसमें आपको थोड़े औपचारिक साधनों की आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। जो आपकी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, वो बच्चा सीखता है अपने परिवार के थ्रू, और जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है वो बच्चा अपने स्कूल से अपना सीखना उसको स्टार्ट करा देता है, ठीक है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम आप लोग समझ गए। जिस भाषा को बच्चा प्राकृतिक रूप से, सहज, स्वाभाविक और सरल रूप से सीख लेता है, जो उसकी मातृभाषा होती है, वो होती है भाषा अर्जन। और जो दूसरी भाषा होती है जिसको बच्चा संसाधनों के हेल्प से सीखता है, जटिलता पूर्वक और कठिन प्रोसेस और एफर्ट के थ्रू सीखता है, वो होती है उसकी भाषा अधिगम होती है। जैसे इंग्लिश होगी, फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, जो भी दूसरी भाषा होगी, ठीक है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में ये कुछ आपके पॉइंट हो गए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इनसे जुड़े जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए, और जितने टॉपिक मैंने लिए हुए, यहां से टॉपिक मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने, तो इनको मतलब अच्छे तरीके से आप लोग कर जाना। अब क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा अर्जन और जो भाषा अधिगम है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके नहीं वाले होते हैं ना, और जो सिवाय वाले क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, वहां पर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है। तो नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव आंसर बताना है। देखते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता जो होती है वो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला बड़ा महत्वपूर्ण कारक होती है। ये बात बिल्कुल सही होती है। देखो, सांस्कृतिक विभिन्नता हमारे देश के अंदर पाई जाती है। जितने भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो सांस्कृतिक विभिन्नता का। अलग अलग संस्कृति के आप लोग बच्चे हो, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो जो आपकी सांस्कृतिक विभिन्नता होती है ना, वो आपके भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों को ही प्रभावित करेंगे, वो आपकी मातृभाषा को भी प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो सांस्कृतिक विभिन्नता आपका सबसे महत्वपूर्ण टूल होता है, जो आपके भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करता है। तो भाई ये तो आपका पॉजिटिव हो गया, जबकि हमें ढूंढना है नेगेटिव। अगला पॉइंट है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं जो होती है वो मातृभाषा में बनती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। बस जितने भी कंसेप्ट माइंड के अंदर बच्चा बनाता है, वो किस में बनाता है? वो बच्चा बनाता है मातृभाषा के अंदर, ठीक है। तो भाषा अर्जन में जितने भी बच्चा कंसेप्ट बनाएगा वो अपनी मातृभाषा में बनाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्या है? दूसरा सही है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। कैसी बात कर रहे हो यार? अगर हमें दूसरी भाषा इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, तो इंग्लिश हमें अपने आप ही आ जाएगी। मान लो इंग्लिश की क्लास लेने हम चले गए, चलो भाई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने चलते हैं, तो वहां पर कोई मैडम मिल गई हमें कि मैडम हमें इंग्लिश स्पीकिंग सिखा दो, तो अगर वो इंग्लिश बोलती चली जा रही है तो हमें आ जाएगी। हम कहेंगे अरे मैडम थोड़ा बहुत हिंदी में तो हमें बता दे एक दो लाइन, तभी तो हमें कुछ समझ में आएगी, ठीक है। तो वह पहले थोड़ा बहुत हिंदी में बोलेगी, फिर कहेगी इसे थोड़ा ट्रांसलेट करो, एक दो बात तो ऐसी कहेगी जो हमारे पल्ले पड़ जाए, हमारे दिमाग में पल्ले पड़ जाए।
तो जो भाषा अधिगम है उसमें कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये बात गलत है। उसमें थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन का, अनुवाद का सहारा लिया जाता है। कम से कम कुछ वर्ड्स तो ऐसा बताएगी मैडम कि जो हमारे मतलब समझ में आ जाए कि इस शब्द को हिंदी में ये कहते हैं, इस शब्द को हिंदी में कहते हैं। क्या पता कुछ हमें गाली दे दे, हमें पता ही ना चले और हम हंस रहे हैं वहां पर। हाँ मैडम बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, तो कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये बात बिल्कुल गलत है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव का आंसर, नेगेटिव का भाई आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है, जो बात मैंने आपको कही। जबकि जो भाषा अधिगम होती है वो प्रयासपूर्ण होती है, इसमें एफर्ट लगाने होते हैं, ये आपकी जटिलपूर्ण होती है। ठीक, तो आंसर क्या होता है? थर्ड आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित एक और सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के संबंध में, ठीक है भाषा अधिगम की बात हो रही है यहां पर, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को कि भाषा अधिगम केवल, देखिए केवल आ गया, पहले ही नेगेटिव हो गया, आगे पढ़ोगे चलो पढ़ लो यार, वैसे ही नेगेटिव है कि भाषा अधिगम केवल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से ही होता है। क्या भाषा अधिगम, अगर हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है, मान लो इंग्लिश सीखनी है, क्या सिर्फ वो पाठ्य पुस्तकों के पढ़ने से आएगी? नहीं आएगी। मान लो हमें इंग्लिश सीखनी है, एक शॉर्टकट तरीका आपको बताऊं, इंग्लिश का अपना दोस्त बना लो कोई, ठीक है। मान लो आपको इंग्लिश सीखनी है तो किसी गोरे से दोस्ती कर लो, मान लो आप लड़के हो तो कोई अपनी दोस्त बना लो, ठीक है, जो अंग्रेजन हो, ठीक है। अब पता नहीं वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, या आपको डिक्लाइन कर दे, वो आपकी अलग बात है, ठीक है, आपके चेहरे वेहरे को देख कर, ठीक है। तो उससे दोस्ती कर लो और उससे बात करो, और जब आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, अभी वो विद्या भी आपकी आने वाली है। जब आप लोग वीडियो देखोगे ना, जैसे आपका डायरेक्ट मेथड हो गया जिसमें मातृभाषा की जरूरत नहीं पड़ती, अब एक एक करके वो विद्या आने वाली है, आपको पता चलेगा आपको भाषा सीखने के तरीके। तो उसमें क्या होता है, बिना टेक्स्ट बुक के सीधा कम्युनिकेट करके भी आप लोग भाषा सीख सकते हो। तो इसने तो कह दिया सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही भाषा अधिगम हो सकता है, बिल्कुल बात गलत है, ठीक है। तो बिना टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी और भी सोर्स है, टीचर भी हो सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेट का भी माध्यम हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और केवल दिख गया था तो वैसे भी आपका गलत है। ठीक, अगला ऑप्शन आपका कि भाषा अधिगम की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो मुद्रित और लिखित समृद्ध लिखित समृद्ध जो परिवेश होता है उसमें बढ़ जाती है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब भाषा अधिगम की बात हो रही है, एक बच्चा दूसरी भाषा जैसे इंग्लिश सीखने गया, इंग्लिश के ऊपर ही चलते आज, तो उसमें जो उसकी स्पीड होगी वो मुद्रित और लिखित समृद्ध परिवेश जो होगा, मान लो एक ऐसी लाइब्रेरी के अंदर चला गया, एक ऐसे हॉल के अंदर चला गया जहां पर दीवारों पे सब जगह इंग्लिश के अंदर कोई स्लोगन लिख रहा है, कोई कुछ लिखा हुआ है, जहां पर जो मैडम भी बैठी हुई है वो भी इंग्लिश के अंदर बोले जा रही है, जहां पर सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश है, इंग्लिश बिखरी पड़ी है हर जगह, तो ऐसी जगह पर उसे थोड़ी बहुत भी इंग्लिश नहीं आएगी, बिल्कुल वहां पर इंग्लिश की थोड़ी बहुत उसकी स्पीड जरूर देखने को बढ़ती हुई मिलेगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन अभी तक यहां पर सही है। विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है भाई। हर चीज को सीखने के लिए भाषा अधिगम की जरूरत होती है। भाषा अधिगम अचेतन होता है, देखो अचेतन कह रहा है, यानी भाषा अधिगम में को अचेतन मान लिया कि उसको याद ही नहीं आने की फेरी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा कि उसको एक समृद्ध परिवेश मिलना चाहिए। ठीक है, तो आंसर सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब कोई दोस्त ये मत कर लेना, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेज देना किसी को कि सचिन सर ने कही थी, पता चले मेरा इनाम वीडियो क्लिप में से निकाल के भेज दो। ठीक है, चलिए अगला भी देखते हैं आपके स्क्रीन पर। एक तरीका बताऊंगा आपको भाषा सिखाने का, आगे विधि आने वाली उसमें आपको तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, अगला आपको आ गया आपका अगला टॉपिक भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स। जो भाषा सीखने के जो कौशल होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए भाषा सीखने के लिए बेसिकली आपके 5 कौशल होते हैं, लेकिन मैं आपको 4 पढ़ाऊंगा। 5वां कौशल बेसिकली अब आपका नहीं आता जो है। तो जो आपके कौशल होते हैं, 4 तरीके का आपके कौशल होते हैं भाषा के आपके। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये भाषा के जो आपके 4 कौशल होते हैं। अब आप लोग एक बात बताओ, भाषा के माध्यम से हम लोग क्या काम करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। अब जो मैं अपने विचारों को यहां पर एक्सप्रेस कर रहा हूं, जो मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, जो हिंदी पढ़ा रहा हूं, वो मैं अपने विचारों को एक्सप्रेस कैसे कर रहा हूं? एक तो बोलकर या आपको कर रहा हूं, और दूसरी बात लिखकर कर रहा हूं। तो जिन कौशल के माध्यम से अपने विचारों को एक्सप्रेस किया जाता है, किनके माध्यम से? बोलकर और लिखकर, वो होते हैं आपके भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल। वो कौन से होते हैं? भाषा के आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, जिनसे अपने विचार को अभिव्यक्त किया जाता है। तो भाई मैं बोलकर और लिखकर ही तो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से तो पढ़ा रहा हूं आपको। और दूसरी बात, मेरे विचारों को आप लोग ग्रहण किन कौशलों के माध्यम से करो? आप लोग मोबाइल फोन के अंदर मेरी वीडियो देख रहे हो, वरना कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और इस तरीके से देख रहे हो, हाँ सचिन सर पढ़ा रहे हो। तो जो मेरी आप लोग वीडियो देख रहे हो उसको आप लोग सुनकर और पढ़कर मेरे विचारों को ग्रहण कर रहे हो, जो आज मैं हिंदी की वीडियो के अंदर आपको पढ़ा रहा हूं।
तो जो आप ये सुनकर और पढ़कर जो ये ग्रहण कर रहे हो, इसको बोला जाता है आपका ग्रहणात्मक कौशल। इसको क्या बोला जाता है? आपको ग्रहणात्मक कौशल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो जिन विचारों को बोलकर और लिखकर विचारों को अव्यक्त किया जाता है वो होते हैं आपके अव्यक्तात्मक कौशल, और जिन विचारों को सुनकर और पढ़कर ग्रहण किया जाता है वो होते हैं आपके ग्रहणात्मक कौशल, जो आप लोग ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। अब ये चारों जो कौशल होते हैं आपस में अंतर संबंधित होते हैं, जिनका एक दूसरे पर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है, और ये कभी भी एक क्रम से नहीं सीखे जाते। ऐसा नहीं है कि कभी पहले बोलना सीखेगा बच्चा, फिर सुनना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा। पहले बच्चा कुछ भी सीख सकता है, ठीक है। तो ये कभी भी एक सीक्वेंस में एक क्रम से आपके नहीं सीखे जाते, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन के ऊपर, जो सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए, जिनका आंसर दोगे आप लोग खुद। जैसा क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि जो भाषा के जो कौशल होते हैं, इनके संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, नेगेटिव, आपको क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर आपको देना है, ठीक है। तो बढ़ते भाई आपका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ठीक है, एक सीक्वेंस में अर्जित नहीं किए जाते हैं। अगला है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो चारों कौशल होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अभी मैंने आपको बताई भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं, और भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे सीटेट का एग्जाम है, उसमें पूछ लेगा आपसे भाषा का गणनात्मक कौशल कौन सा है, अव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है, इस तरीके से आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का यानी पढ़ने का उपकौशल है। बताओ, पढ़ने का यहां पर उपकौशल आपको पूछ लिया। अब अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी चीज आपको पढ़नी है, ठीक है, तो उसका कौशल का भी आपको उपकौशल पूछ लिया। क्या लिपिबद्ध करना उपकौशल है? नहीं। वर्तनी को याद करना कभी भी आपका ना तो कौशल रहेगा ना ही आपका उपकौशल रहेगा। कहानी की घटनाएं याद करना फिर आपका आगे आपका वैसे ही नेगेटिव रहता है। अनुमान लगाना, ठीक है, आपका क्या रहेगा उपकौशल? अनुमान लगाना, और अनुमान लगाकर फिर उसको पढ़ना, ठीक है, फिर उसको समराइज करके पढ़ना उसको, तो ये आपका भाषा का उपकौशल रहेगा, ओ सॉरी पठन का उपकौशल रहेगा। आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम आपकी शिक्षण विधियों के बारे में, बात करते हैं जो आपकी भाषा की शिक्षण विधियां है, ठीक है। और यहां से कोई ना कोई एक शिक्षण विधि आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगी, ठीक। तो इनके ऊपर एक एक करके हम करते हैं बात, सभी शिक्षण विधियों के ऊपर, ठीक। चलो भाई बात करते हैं एक एक करके। वेरी गुड भाई, देखिए एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं आगमन विधि के बारे में। आगमन विधि के बारे में आई होप आप लोगों को पता होगा, इंडक्टिव मेथड इसको कहते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, इस विधि में बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, और उदाहरण से फिर बच्चों को नियम की ओर लेकर जाया जाता है, यानी रूल्स की ओर लेकर जाया जाता है। और इस विधि में क्या होता है, पहले बच्चों को कुछ एग्जाम्पल दे दिए। खासकर ये विधि जो कराई जाती है, ये छोटी कक्षाओं में कराई जाती है, छोटी क्लास में कराई जाती है। जैसे बच्चों को कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है तो पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाएंगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर बच्चों को पढ़ा दिया, मान लीजिए बच्चों को एडिशन पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों को पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा। जैसे रोटी का एग्जाम्पल दिया जाता था, ठीक है, या कॉन्क्रीट चीज का दे दिया, मूर्त चीजों का दे दिया। और एग्जाम्पल देने के बाद फिर उसको नियम की तरह, रूल्स की तरफ बढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चा इजीली तरीके से सीख पाए, ठीक। तो आगमन विधि में पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, फिर उसको नियमों की तरफ लेकर कराया जाता है। ये आपकी जो विधि होती है, ये होती है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, यानी आपकी बाल केंद्रित आपकी विधि होती है, जो आपकी सबसे बेस्ट विधि होती है, आपकी छोटी कक्षाओं के लिए आपकी विधि होती है, ठीक है। इसमें बच्चों को आपके मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाया जाता है, ठीक है। यानी सबसे पहले बच्चों को कॉन्क्रीट चीजें दिखाई जाती है, कॉन्क्रीट चीजें सिखाई जाती है, फिर उसको अमूर्त चीजें कराई जाती है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें कराई जाती है, ठीक है। सबसे उसमें बच्चों को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर लेकर जाया जाता है। सबसे पहले बच्चों को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर लेकर कराया जाता है। सबसे पहले उसको बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाया जाता है कि बेटा जिन चीजों के बारे में तुम जानते हो पहले उनके बारे में बताओ। और जब बच्चा सारी चीजें बता देगा कि सर मैं ये इस टॉपिक के बारे में ये जानता हूं, इन जानवर के बारे में ये जानता हूं, और जब वो बच्चा सारी चीज उनके के बारे में बता देगा, फिर उसको अज्ञात चीजों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर इसको लेकर जाया जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर जाता है, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर इस विधि में बच्चों को लेकर या पढ़ाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा चीजें पढ़ता है ना प्राइमरी लेवल पर, वो किसी भी चीजों को एक साथ देखता है, ठीक है, समग्र रूप से देखता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स में वो चीजें पढ़कर सीखता चला जाता है। तो ये आपकी बेसिकली होती है, आपकी आगमन विधि होती है। उसके अलावा बात करें आपकी दूसरी विधि, आपकी निगमन विधि।
इसमें होता है आपका बच्चों को उदाहरण से नियम दिए जाते हैं। इसमें निगमन विधि में सेम इसके सारे पॉइंट अपोजिट कर दो। निगमन विधि में आपका होता है पहले बच्चों को नियम बताए जाते हैं और फिर बच्चों को आपके उदाहरण दिए जाते हैं। इसमें बच्चों को फिर उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे आपकी बेसिकली बड़ी क्लास में आपका यूज होता है इसका, जैसे आपको मैथ्स बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को पहले मैथ पढ़ाना है तो पहले बच्चों को नियम बताए जाएंगे, बच्चों को पहले रूल्स बताए जाएंगे, उसके बाद फिर बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ठीक है, जब तक बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होगा तो बच्चा एग्जाम्पल कैसे कर पाएगा। ठीक है, और बाकी ये चीज अमूर्त से अमूर्त, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, अज्ञात से ज्ञात, सूक्ष्म से आपका स्थूल, ये सब इसके अंदर आपका उल्टा हो जाएगा। तो ये आपकी आगमन और निगमन विधि दो आपकी शिक्षण की ये विधियां हो गई। अब देखिए जिस विधि ने आपके हिंदी के अंदर बहुत धमाल काटा था पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में, वो थी आपकी व्याकरण की अनुवाद विधि। ठीक है, तो व्याकरण अनुवाद विधि आपकी ये वाली आ गई, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ठीक है, हाँ भैया हो गया, तो आपके 32,000 हो गए। ठीक है, चलिए एक बार इसके ऊपर नजर डालते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि के ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण विधि है और बहुत क्वेश्चन यहां से आप पिछली बार आपके एग्जाम में आए। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है, देखिए आपको पता भी चल रहा होगा। व्याकरण अनुवाद विधि में, इस विधि में दूसरी भाषा को अगर सिखाना है तो उस भाषा का जो ग्रामर होता है, उस भाषा का जो व्याकरण होता है, वो पहले पढ़ाया जाता है। मान लो कोई भी दूसरी भाषा पहले पढ़ानी है, मान लो संस्कृत पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, तो उसका पहले व्याकरण पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, उसका पहले व्याकरण बताएंगे और उसके नियम बताकर भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती है आपके व्याकरण अनुवाद विधि में। नाम से पता चल रहा है व्याकरण अनुवाद विधि की दूसरी भाषा का पहले व्याकरण इसके अंदर बताया जाता है। अच्छा, इस विधि में सबसे मेन बात क्या है, इस विधि में बोलने को महत्व नहीं दिया जाता। किसको, बोलने को बोलने को महत्व नहीं दिया जाता इस विधि के अंदर। किसको महत्व दिया जाता है इस विधि में, महत्व दिया जाता है लिखने को और पढ़ने को, कि बेटा लिख जितना ज्यादा हो सके और पढ़ जितना ज्यादा हो सके, बट बोल मत कुछ भी। ठीक है, तो अब लिखने और पढ़ने पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है इस विधि के अंदर। ये बात आपको सबसे ज्यादा रखनी है और पिछली बार एग्जाम में सबसे ज्यादा पॉइंट आपके यही पूछा गया था आपकी व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर। ठीक, उसके अलावा अगली विधि आपकी प्राकृतिक विधि। ये थोड़ा टाइपिंग के अंदर गलती होगी, प्राकृतिक विधि की, इसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, तो प्राकृतिक विधि के अंदर क्या होता है, आपको इसके नाम से पता चल रहा है, नेचुरल मेथड। प्राकृतिक विधि, जब किसी विधि को प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं, जैसे हम अपनी मदर टंग को प्राकृतिक रूप से सीख गए, सेम उसी तरीके से जब हम किसी दूसरी भाषा को, ठीक है, जब किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए सुनने और बोलने पर जोर देते हैं, प्राकृतिक रूप से सीख जाते हैं। जैसे हमें दूसरी भाषा सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो हमने उसको सुना और बोला, ठीक है, और इसी के दौरान हम उसको सीख गए, तो यही होती है आपकी प्राकृतिक विधि होती है। ठीक है, तो यही आप लोग समझ गए, ये होती है आपकी प्राकृतिक विधि। इतना इसके अंदर आपको जानना जरूरी है। अब एक विधि होती है आपकी भाषा संसर्ग विधि। हालांकि सीटेट वालों ने पिछली बार पता नहीं क्यों इसको नहीं दिया, ठीक है, क्या नाराजगी इससे होगी, मेरी समझ से बाहर है। तो भाषा संसर्ग विधि में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस विधि में बच्चों को व्याकरण की नॉलेज दी जाती है। किसकी, व्याकरण की नॉलेज दी जाती है। और इस विधि में जो व्याकरण की नॉलेज दी जाती है ना, वो व्याकरण की नॉलेज दी जाती है छोटे बच्चों को। अब क्या, को छोटे बच्चों को व्याकरण की नॉलेज क्यों दी जाती है, अब छोटे बच्चों को भी तो जरूरी है व्याकरण की नॉलेज देना, लेकिन व्याकरण की नॉलेज कैसे दी जाती है, रचनाओं के माध्यम से दी जाती है, कविताओं के माध्यम से नॉलेज दी जाती है भाषा संसर्ग विधि के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगली विधि के ऊपर नजर डालते हैं। अगली विधि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि। नाम से पता चल रहा है ना इसका, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, यानी ब्रेन में स्टॉर्म आ गया, आंधी तूफान आ गया ब्रेन के अंदर। इसमें क्या होता है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम दी जाती है, समस्या दी जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके दिमाग के अंदर क्या आता है, आंधी तूफान आ जाता है। इस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई सीटेट के एग्जाम में आप लोग कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो, तो आपके सामने समस्या आई, तो समस्या आने के बाद आपने क्या काम करा, आपने चिंतन करना शुरू करा, आपके दिमाग के अंदर आपने सोचना विचार करना शुरू कर दिया कि चलो यार सचिन सर की क्लास देखते हैं, इनके नोट्स वगैरह पढ़ते हैं और ये सब चीज करते हैं। तो उसके बाद आपने चिंतन मंथन करना शुरू करा और उसके बाद आपको एक हिंट दे दिया और उसके बाद आपने समस्या का समाधान करने में आप लोग लग गए। ठीक है, तो ये होती है आपकी मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका मेथड होता है। ठीक है, तो समस्या समाधान करने के लिए इस विधि का यूज आपका किया जाता है। उसके अलावा आपकी सीटेट वालों की बड़ी फेवरेट मेथड आपका प्रत्यक्ष विधि, जिसको कहा जाता है आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये भी आपकी सीटेट वालों की बड़ी फेवरेट विधि है, जिसका नाम है आपका प्रत्यक्ष विधि, जिसका नाम है आपका डायरेक्ट मेथड। देखो इसके नाम से पता नहीं चल रहा, डायरेक्ट मेथड, यानी इस विधि में क्या होता है, किसी भाषा को डायरेक्ट सिखाया जाता है। कैसे डायरेक्ट सिखाया जाता है, अब मान लो भाई मैं हूं, ठीक है, या हमारे इंडिया का कोई भी बच्चा है, तो इंडिया में कौन सी भाषा बोलता है वो बच्चा, हिंदी भाषा बोलता है। अब इसने कहा यार मुझे जो है ना चाइनीज भाषा सीखनी है, ठीक है, मुझे कौन सी भाषा सीखनी है,
मुझे चाइना की भाषा सीखनी है, चाइनीज भाषा सीखनी है, ठीक है। तो ये बच्चा यहां से जो है चाइना चला गया, चाउ चाउ में चाइना चला गया कि मुझे यहाँ चाइनीज भाषा सीखनी है, और एक फैमिली के साथ यहाँ रहना शुरू कर दिया। जब यह इन फैमिली के साथ रहना शुरू कर देगा तो 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने के बाद वहां पर जब ये रहना शुरू कर देगा, उनकी भाषा को सुनेगा, थोड़ा बहुत समझेगा और थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करेगा। तो कुछ समय के बाद वो चाइनीज भाषा को बोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, उनकी भाषा को कॉपी करके, अनुकरण करके, और उसके बाद थोड़ा बहुत समझकर उस भाषा को बोलना स्टार्ट कर देगा, यानी डायरेक्ट तरीके से इस वाली भाषा को बोलना शुरू कर देगा। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या यहां पर मातृभाषा की जरूरत पड़ी? ठीक है, मदर टंग की यहां पर जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं। इस विधि में मातृभाषा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। भाई आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये चाइना वालों को यहां पर हमारी मातृभाषा आती है, मतलब हमारी मातृभाषा कह रहा हूं, इस बच्चे की मातृभाषा आती है, हिंदी यहां पर आती है उनको? उनको खुद ही हिंदी नहीं आती, तो वो कहां पर इस बच्चे की मातृभाषा को ट्रांसलेट करेंगे कि पहले चाइनीज भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करते फिर, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में मातृभाषा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, यहां पर डायरेक्ट रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से किसी भाषा को सीखा जाता है। इसलिए मैंने कहा था अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है, अगर आपको XYZ कोई भाषा सीखनी है, ठीक है, तो उस जगह पर जहां उस भाषा से संबंधित लोग रहते हैं वहां पर जाकर 2-3 महीने किराए पर रहना शुरू कर दो, उन लोगों के बीच में आपको भाषा अपने आप आ जाएगी, डायरेक्ट रूप से आ जाएगी, ठीक है। वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजने का काम मत करना, कभी अपने चक्कर में मुझे भी पिटवाते फिरो, ठीक है। तो ये वाला काम कर सकते हो डायरेक्ट मेथड से, ठीक। तो ये वीडियो के बारे में हो गया, जो जो सारी इंपोर्टेंट विधियां थी वो मैंने आपको करा दी। एक विधि आपके क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगा तो सारी विधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक शिक्षक भाषा का अभ्यास कराने के लिए जो टारगेट लैंग्वेज है यानी लक्ष्य भाषा है उसमें गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रही है, तो इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? बताओ किस रूप में जाना जाता है? प्राकृतिक विधि में, शास्त्रीय विधि में, द्विभाषीय विधि में, या फिर सर्व भाषिक विधि में? बताओ से आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो किस में अभ्यास कराने के लिए क्या करी है, वो जो लक्ष्य भाषा है उसमें गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रही है। तो लक्ष्य भाषा में जब वो गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रही है, ठीक है, सुन रही है और बोल रही है और बातचीत कर रही है, ठीक है, तो कौन सी विधि हो जाएगी? प्राकृतिक विधि हो जाएगी। जैसे हम अपनी मातृभाषा को सीखे थे ऐसी दूसरी भाषा को भी सीख जाएंगे, सुना और सुनने के बाद बोलने की कोशिश करी और बोलना शुरू करके, तो ये हो जाएगी आपकी प्राकृतिक विधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कौन सी विधि है। अगला क्वेश्चन आपका कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए, ठीक है, इसको इंटरमीडिएट बनाए हुए दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। देखो अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया चाइनीज वाले, चाइनचुंग वाले, ठीक है, तो कौन सी विधि होती है? अनुवाद विधि। अनुवाद विधि में तो भाई ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी मातृभाषा की, तो ये विधि तो होगी नहीं। द्विभाषा विधि भी नहीं होगी, अप्रत्यक्ष विधि नहीं, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट सीख जाओगे किसी भाषा को प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, मातृभाषा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फोर्थ आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली विधि कौन सी है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है कि एक शिक्षक श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड जो होता है उस पर सुस्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है या लिखती है, और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं जो उनकी प्रैक्टिस बुक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीक से मेल खाती है? ये परसों तरसों हिंदी की क्लास थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ये दोबारा आज ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैंने आपको बताया था कि वह विधि जिसमें जो टीचर होता है या तो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता है या अपनी जो मौखिक रूप से कुछ बोलता है और बच्चों को लिखवाने के लिए कहता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे या आप लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर आया और टीचर ने क्या काम करता था, कॉपी ले ली या कुछ भी हो गया और बोलता था चलो भाई बच्चों लिखना शुरू कर दो, जो इमला वगैरह लिखवाता था, ठीक है, तो बच्चे लिखना शुरू कर देते थे, या किसी एक बच्चों को खड़ा करता था, हाँ भी तू बोलना शुरू कर दे और ये सारे लिखेंगे चुपचाप, ठीक है। तो जो इस तरीके का जो लेखन होता था, ठीक है, जो इस तरीके से जो लिखवाया जाता था उसको क्या कहते थे? उसको कहा जाता था आपका प्रतिलेखन विधि, ठीक है, प्रतिलेखन विधि। इसमें जो टीचर लिखता था ब्लैक बोर्ड पर या कॉपी के अंदर लिखता था या बच्चे से जो लिखवाता था उसको सेम कॉपी करके जो बच्चे अपनी कॉपी में रजिस्टर में जहां पर लिखते थे उसको कहा जाता था आपका प्रतिलेखन विधि, उसको कहा जाता था। आंसर आपका थर्ड आंसर सही होगा, ठीक है, परसों ही मैंने आपको कराया था अपनी क्लास के अंदर। अगला देखिए, अब बात करते हैं आपके भाषा के मॉडल के बारे में बात करते हैं। भाषा के जो आपके 3 मॉडल आपके एग्जाम में आता है, आपके सीटेट के एग्जाम में। भाषा का आपका अंतरक्रिया मॉडल, भाषा का आपका टॉप अप मॉडल, आपका भाषा का आपका बॉटम अप मॉडल, ठीक है, यह भाषा का आपका 3 मॉडल है। तो पहले इन 3 मॉडल के ऊपर बात करते हैं, फिर इनसे रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं जी।
चलिए अब इस क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। भाई व्याकरण मैंने करा दिए, बेसिक ग्रामर अगर आपने नहीं देखी, पूरी व्याकरण तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीटेट के एग्जाम में आपके पैराग्राफ में से क्वेश्चन आता है जो आपका ग्रामर का आता है, तो उसकी बेसिक ग्रामर वाली मैंने वीडियो डाल चुका हूं। आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख लेना, वरना सर्च मार के देख लेना बेसिक ग्रामर बाई सचिन, मेरा नाम लिखकर डाल लेना सचिन सर से, ठीक है। अब देखिए भाषा के मॉडल के बारे में बात करते हैं, भाषा का अंत्यक्रिया मॉडल, ठीक है। जो भाषा को जो सीखा जाता है आपस में इंटरेक्ट करके जो सीखा जाता है, अंत्यक्रिया करके जो सीखा जाता है, वो है पहला भाषा का आपका अंत्यक्रिया मॉडल, ठीक है। जैसा आप लोग भी आपस में कैसे सीखते हो, आपस में अंत्यक्रिया करके सीखते हो भाषा को, जिस बात को आपके वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा को समाज से इंटरेक्ट करके जो सीखा जाता है। तो भाषा का अंत्यक्रिया मॉडल कहता है कि इस मॉडल में शुद्ध और प्रमाणिक जो संदेश होते हैं उनको भाषा के माध्यम से क्या किया जाता है, लिया और दिया जाता है। भाई भाषा के जितने भी आपके संदेश होते हैं, चाहे शुद्ध भी हो और जो प्रमाणिक भी हो, उनको किससे लिया दिया जाता है, भाषा के माध्यम से लिया लिया जाता है। भाई पता नहीं खांसी कब ठीक होगी। दूसरा आपका कि भाषा के माध्यम से जो आपसी और पारस्परिक संबंध होते हैं उनके प्रति क्या होती है, समझ बनती है। भाई आपस के जो संबंध बनते हैं, ठीक है, जो समझ बनती है वो किससे बनती है, वो भाषा से ही तो बनती है। क्या बिना भाषा के समझ बन जाएगी? अगर अच्छी भाषा का यूज नहीं करोगे तो कोई आपसे संबंध बनाना चाहेगा या कोई आपसे समझ बनाना चाहेगा? कोई नहीं बनाएगा। अगला है आपका भाषा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच लेन देन भी आसानी से बनता है। भाई जो आप लोग आपस में लेन देन करते हो, भाई 10,000 रुपए दे दियो कल, ठीक है, या 1,000 रुपए दे दियो कल, तेरे लौटा दूंगा। अगर सही भाषा का यूज नहीं हुआ, ठीक है, या भाषा में शुद्ध और प्रमाणिक संदेशों का यूज नहीं हुआ, ठीक है, 1,000 का आपने बलबला दिया कुछ, या 1,000 की जगह कुछ और शब्दों का यूज हो गया। यार तू तो कह रहा था कि इस तारीख को दूंगा, नहीं भाई मैंने इस तारीख को नहीं कही, अगले साल की इस तारीख को कही थी, तो आपस में बज गए गुट, ठीक है, तो हो गया काम खराब, दोस्ती खत्म सारी, ठीक। तो इसलिए भाषा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच लेन देन भी आसानी से किया जाता है। ये सीटेट में पूछा गया था पिछले साल आपके ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन। तो यहां तक आप लोग समझे। और इस मॉडल से क्या होता है, जब बच्चा और जो टीचर होता है आपस में इंटरेक्ट करते हैं क्लासरूम से अंतरक्रिया मॉडल में, तो प्रभावशाली शिक्षण भी देखने को मिलता है, जो आपका भाषा का अंतरक्रिया आपका मॉडल होता है, ठीक। उसके अलावा आपके दो मॉडल के ऊपर बात करते हैं, आपका टॉप डाउन मॉडल और आपका बॉटम अप मॉडल, ठीक। इनके ऊपर एक बार और नजर डालते हैं। अब देखिए भाषा का आपका टॉप डाउन मॉडल के ऊपर बात करते हैं, अधोमुखी प्रक्रिया के ऊपर बात करते हैं, टॉप डाउन मॉडल के ऊपर बात करते हैं। इसमें स्टूडेंट क्या काम करता है, इसमें स्टूडेंट यूज करता है अपनी प्रीवियस नॉलेज का, भाषा को सीखने के लिए, भाषा के अर्थ को समझने के लिए अपने प्रीवियस नॉलेज का, यानी कि अपने पिछले ज्ञान का यूज करता है। अब मान लो उसे किसी भाषा को समझना है, किसी भाषा के अर्थ को समझना है, मान लीजिए कोई पंजाबी लैंग्वेज है, अब उसको समझना है उसको, तो पंजाबी लैंग्वेज को, ये तो है नहीं पहली बार उसने देखी है, समझी है, सुनी है, थोड़े बहुत वर्ड्स का तो उसको यूज होगा। जैसे बोलते हैं एथे जाना है, ठीक है, थैले जाना है, मतलब मुझे भी ज्यादा नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, तो कुछ ना कुछ शब्दों का तो उसको पता होगा, तो वो अपने वहां पर प्रीवियस नॉलेज का यूज करता है किसी भाषा को समझने के लिए। तो यानी वो क्या काम करता है, टॉप डाउन, ठीक है, टॉप डाउन, यानी कि अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करके और नीचे की तरफ एक तरीके से आ रहा है, इस तरीके से ट्रिक वगैरह से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और बॉटम अप मॉडल से क्या हो रहा है, वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब जो भी एक स्कूल का जो करिकुलम है, जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह जो बच्चों को दी जाती है, उसका यूज करके वो खुद करके, ठीक है, उसका यूज करके करिकुलम के अनुसार जो चीज है उसको दी गई है बच्चों को, खुद करके वो क्या काम करता है, बच्चा सीखता है बॉटम अप मॉडल के अंदर। ये आपका दूसरा मॉडल हो गया, ठीक। तो ये तीन मॉडल थे आपके, जो आपके भाषा के मॉडल है। अब जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके, भाई पूर्व ज्ञान आ गया यहां पर, तो ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत एवं वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। यहां पाठक पढ़ने का कौन सा मॉडल अपनाती है? बताओ भाई, प्रीवियस नॉलेज यहां पर आ गई कि प्रीवियस नॉलेज का यूज करके वो किसी भाषा के अर्थ को समझती है या किसी भाषा को जानना चाहती है। तो बॉटम अप मॉडल है या टॉप डाउन मॉडल है? तो टॉप डाउन मॉडल है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक दिया हुआ है आपका लेखन के बारे में। तो देखिए लेखन के बारे में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। अब लेखन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए लेखन से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। लेखन क्या होता है, लिखने वाला। अब इसमें बहुत सारी चीजें ये भी आती है कि लेखन में किस तरीके का लेखन होना चाहिए, ठीक है, लेखन किस प्रकार का लेखन होना चाहिए। तो उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। चलिए एक एक करके डाल लेते हैं। मैराथन का नंबर नहीं आया अभी, आप लोग इसी के ऊपर नजर डालिए। देखिए
अब लेखन के ऊपर बात करते हैं। अगर आप लोग कोई लेख लिख रहे हो, एक्स वाई जेड किसी भी चीज के ऊपर लेख लिख रहे हो अपना, तो लेख के अंदर क्या क्या लेख के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? वो लेख सुसंगत होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए किस पॉइंट के ऊपर आप लोग लिख रहे हो, वो पॉइंट आपके उसके अंदर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो सुसंगत आपका लेख होना चाहिए। जिस भी लेख के ऊपर आप लोग लिखना चाह रहे हो, मान लीजिए बेरोजगारी को आप ऊपर लिखना चाह रहे हो, तो सुसंगत होना चाहिए, ठीक है। उससे संबंधित मुद्दे उसके अंदर आपके क्लियर होने चाहिए। उस लेख के अंदर आपके सुस्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए कि बेरोजगारी के ऊपर अगर आप लोग लिख रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है, उस लेख को लिखने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो उद्देश्य आपके क्लियर होने चाहिए। व्याकरण की शुद्धता भी उसके अंदर आपकी होनी चाहिए। वो लेख आपका इस तरीके का होना चाहिए ताकि व्याकरण की शुद्धता उसके अंदर आपको देखने को मिले। कहीं आगे जाके अगर आपका वो किसी न्यूज़पेपर के अंदर छप जाए, सरकार के पास भी आपका पहुंचने को मिल जाए, तो सरकार भी देख के गए हाँ भाई वाकई किसी बंदे ने लिखा है, ठीक है, ताकि उसकी गंभीरता को समझ सके। उसके अलावा उस लेख के अंदर रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी भी देखने को मिल सके। तो ऐसा वो लेख होना चाहिए जिसके अंदर क्रिएटिविटी देखने को मिले और उसमें विचारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। देखिए, एक बात आपकी सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, जब कोई बच्चा किसी लेख को लिखता है या किसी बच्चे से आप किसी लेख को लिखवाते हो, तो मेक श्योर सबसे बढ़िया लेख वो होता है जिसमें किसी बच्चे के विचारों को महत्व दिया जाता है कि बेटा आप किसी एक ऐसे लेख को लिखिए जो घटना आपने कल अपने पूरे टाइम में आपने देखी, या आपने अपने स्कूल आने से पहले देखी, या आपने जो अपने मामा के घर गए थे वो आपने देखी, मतलब जो आपने चीज देखी उस घटना को अपने शब्दों में आप लोग लिखिए। तो जहां पर बच्चे के विचारों को उसके लेखों में लिखने की बात आ जाए, उसको प्रोत्साहन देने की बात आ जाए, वो लेख सबसे बढ़िया लेख माना गया है। तो लेखन की कुछ विशेषताएं थी जो सामने आपकी स्क्रीन पर आपको लिखी हुई है। अब देखिए, लेखन में एक चीज आई है, लेखन का प्रक्रिया उपागम, ठीक है। लेखन का प्रक्रिया उपागम यानी कि प्रोसेस अप्रोच। जो लेखन होता है उसका एक प्रोसेस होता है, जो लेख लिखा जाता है बस उसमें पहले हम क्या लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके स्टेप लिखते हैं, फिर उसका टॉपिक लिखते हैं, फिर उसके अंदर सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसका हम एक निष्कर्ष वगैरह निकाल कर रखते हैं। तो लेखन का जो प्रक्रिया होता है, ये प्रक्रिया उपागम होता है, ये क्या होता है, इसमें स्टूडेंट क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए जो लेखन कौशल होता है उसमें दक्ष बन जाते हैं, उसमें परफेक्ट बन जाते हैं, मास्टरी हासिल कर लेते हैं। ये होता है आपका लेखन का जो आपका प्रक्रिया उपागम होता है। पिछली बार सीटेट एग्जाम में कई बार ये आपका क्वेश्चन यहां से देखने को मिला था, प्रक्रिया उपागम से। इसको आप लोग समझ गए। अब देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए, इसके ऊपर एक बार करके नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि शिक्षिका ने क्लास 4th के इस विद्यार्थियों को 6-6 समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दे दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है? अब देखो, टीचर ने क्या काम करा, ग्रुप के अंदर बांट दिया, फिर उन्हें कल्पना करने के लिए कहा, डिस्कशन करने के लिए कहा और अंत में कहानी का अंत लिखने के लिए कह दिया। तो टीचर यहां पर क्या काम कर रही है? क्या वो कंट्रोल लेखन की बात कर रही है? अगर वो कंट्रोल लेखन की बात करती, नियंत्रित लेखन की बात करती, तो इतनी सब एक्टिविटीज यहां पर नहीं कराती। क्या वो निर्देशित लेखन की बात कर रही है? अगर वो निर्देशित लेखन की बात करती तो वो कहती जो जो मैं कह रही हूं सिर्फ वो काम करो, तो निर्देशित लेखन की बात नहीं हो रही। क्या वो रचनात्मक लेखन की बात कर रही है? बिल्कुल सही, वो यहां पर क्रिएटिव लेखन की बात कर रही है, रचनात्मक लेखन की बात कर रही है कि बेटा जो आपको जो भी आपको डिस्कशन करना है, चर्चा करना है, जैसा इसको रूप देना है आप लोग दो। तो रचनात्मक लेखन की बात कर रही है। और एक टीचर की सबसे बढ़िया खास बात यही है कि उसको रचनात्मक वाले गेम्स जो होते हैं, जो लेखन होते हैं, ऐसी चीजों को ज्यादा बढ़ावा देना है, ठीक है। अगला एक और लेखन आ गया जो सामने आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन की विशेषता नहीं है? देखिए, विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। पहला, मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब देखिए, बात हो रही है लेखन की, लिखने की बात हो रही है, तो मौखिक रिपोर्ट कहां से आ गई? मौखिक रिपोर्ट का तो कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। तो मौखिक रिपोर्ट आपका गलत हो गया, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा संगठन होने चाहिए लेखन का, यानी सुसंगठित होने चाहिए, जो मैंने आपको शुरुआत में कही। स्पष्ट उद्देश्य उसके होने चाहिए लेखन के, और व्याकरणिक उसके अंदर शुद्धता देखने को मिलनी चाहिए। ये अच्छे लेखन की विशेषता होती है, ये नहीं होती तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा, ठीक। यहां तक आपके क्लियर हुआ लेखन के बारे में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला आपको दिया हुआ है कि क्लास 5th की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नापसंद है पर समूह में चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई तथा एक अनुच्छेद लिखा। तो लिखने के इस उपागम को आप क्या कहोगे? इस अप्रोच को क्या कहोगे? लेखन के आप लोगों को बताना है। अभी बताया मैंने, बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका।
लिखने का उत्पाद होगा, उपागम, एक प्रोडक्टिव अप्रोच होगा। प्रोडक्टिव अप्रोच होगा तो दुनिया भर की ये सारी चीज देखने को नहीं मिलती, ठीक है। एक उत्पाद होता है तो एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के ऊपर सारी चीज बच्चा लिख देता है, तो ये तो आपका होने सरा। लिखने का प्रक्रिया उपागम, यहां पर बच्चा एक प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है, एक जो प्रोसेस होता है उस अप्रोच को फॉलो कर रहा है कि एक समूह में बांटा, समूह में चर्चा करी, बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कह दिया और विद्यार्थियों ने फिर विचारों को लिखा, रूपरेखा बनाई और एक अनुच्छेद में लिख दिया। तो बच्चा क्या काम कर रहा है, एक प्रोसेस को, एक प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक प्रोसेस अप्रोच को फॉलो कर रहा है लिखने की। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत लेखन की बात नहीं हो रही, अगर व्यक्तिगत लेखन की बात हो रही तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आ जाता कि इस टॉपिक के ऊपर आप लोग लिखिए। लिखने की रणनीति के रूप में टिप्पणी लिखने की भी बात नहीं हो रही, तो सेकंड आंसर यहां पर सही हो जाएगा आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, लेखन की बात हो रही है तो एक और लेखन के ऊपर नजर डाल लीजिए कि एक अध्यापिका क्लास 8 के विद्यार्थियों को निम्नलिखित लेखन प्रदत्त कार्य यानी जो होमवर्क होता है उसको देती है, इसे किस प्रकार का लेखन कहेंगे। चलो भाई देखते हैं कैसे कहेंगे कि 4-4 के समूह में आपस में चर्चा करो, मुख्य विचार बिंदु लिखो और एक रूपरेखा तैयार करो। विषय के पक्ष तथा विपक्ष में 2-2 तर्क प्रस्तुत करने के लिए एक अच्छे लेख का प्रारूप तैयार करो। और विषय क्या है, विषय है विद्यालय के शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा। देखो ये क्वेश्चन भी आज फिर रिपीट हो गया, परसों वाली क्लासरूम के अंदर ये वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है, और मैंने इसको बताया भी था, आज फिर आपका रिपीट हो गया क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेखन से संबंधित जब चीज आपके सामने आ रही है। अब टॉपिक आपको दे दिया कि जो विद्यालयों के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो यहां पर यहां पर आपको आपने तर्क भी बताने हैं और वितर्क भी बताने हैं, पक्ष में बताना है और उसके विपक्ष में बताना है। तो ये किस तरीके का लेखन है ये आपको यहां पर बताना है। एक सब्जेक्ट आपको दे दिया, क्या ये वर्णनात्मक लेखन है, ठीक है, इसका आपको वर्णन करना है। अगर यहां पर वर्णन करने की बात आती ना तो यहां पर दुनिया भर के आपको तर्क वितर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहां पर आपका तर्क मूलक लेखन है, यहां पर आप पर तर्क दिए जाएंगे, बच्चा तर्क देगा, नहीं ये सही है, आराम से घर बैठकर पढ़ाई तो हो रही है, ठीक है, ना स्कूल जाने की टेंशन है, ना कुछ और करने की जरूरत है। टीचर भी कहेगा हाँ ठीक है यार, अपना स्कूल की झंझट तो खत्म हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, तर्क दिए जा रहे हैं, बच्चा अलग तर्क देगा, टीचर अलग तर्क देगा। व्यक्ति परक लेखन नहीं है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर बात नहीं करी जा रही, और ना ही वर्तांत लेखन है। वर्तांत लेखन मतलब जब किसी घटना के ऊपर लेख लिखा जाता है, ठीक है, जब किसी पर्टिकुलर घटना के ऊपर लेख लिखा जाता है वो होता है आपका वर्तांत लेखन। तो यहाँ किसी घटना के ऊपर तो लेख लिखा नहीं जा रहा, या तो किसी एक विषय दे दिया कि विद्यालय के शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, उसके ऊपर लेख लिखा जा रहा है कि उसके ऊपर तर्क करना है और वितर्क करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसी से जुड़ा हुआ। यह बहुत पूछा जाता है आपका श्रुत लेख जो आपका लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको श्रुत लेख बताया था, तो श्रुत लेख का क्या मतलब होता है, सुना हुआ लेख। श्रुत लेख का क्या मतलब होता है, जो सुनकर जो लेख लिखा जाता है वो होता है आपका सुना हुआ लेख, ठीक है। आपने कोई चीज लेख को सुना और सुनकर उसको लिख दिया, ये होता है आपका श्रुत लेख, ठीक है। तो ये आपका होता है जैसा आपका इमला होता है, ठीक, ये होता है आपका श्रुत लेख होता है। अब इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें आपका सही होगा कि क्लास 6 की अध्यापिका अपनी क्लास में निम्नलिखित कार्य करवाती है। देखते हैं कौन कौन से कार्य करवाती है। 8 वाक्य के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, या जोड़ों में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया। प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और अब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है। तो इस कार्य को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। क्या ये अनुच्छेद श्रुत लेख है, क्या ये अनुच्छेद को सुनकर लिखा गया है, तो यहां पर तो ऐसी कुछ बात हो ही नहीं रही है। क्या ये वर्तनी श्रुत लेख है कि इस वर्तनी को सुनकर लिखा गया है, तो वर्तनी की भी बात नहीं हो रही है। यह है पारंपरिक श्रुत लेख। यहां पर बच्चे क्या हो रहे हैं, पारंपरिक का क्या मतलब होता है, आपस में तालमेल से जिस लेख को सुनकर लिखा जा रहा है, तो यह आपका पारंपरिक श्रुत लेख है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो श्रुत लेख के बारे में आप लोग समझ गए, सुनकर लिखे हुए लेख को कहा जाता है आपका श्रुत लेख कहा जाता है।